श्री सतीश कुमार शुक्ल सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। स्वभावतः उनके पास सूक्ष्म पैनी खोजी दृष्टि तो है ही, साथ ही एक कोमल हृदय भी है। उनकी सूक्ष्म खोजी दृष्टि समाज की विसंगतियों को पकड़ती है और उनके मन की कोमलता शब्दों के माध्यम से उसे आकार देती है और सबके सामने उजागर करती है। आइए सुनते हैं श्री सतीश कुमार शुक्ल से उनकी कहानी कलमबाज। टेलीविजन स्टूडियो में मोहक होस्टेस के सामने गंभीर मुद्रा में बैठकर उसके मासूम सवालों के जवाब देते बुद्धिजीवियों को देख मुझे भी ललक उठी कि साठा में पाठा बने रहने का यह अच्छा नुस्खा है। इसके लिए बस थोड़ा सा हुनर होना चाहिए। कहा गया है कि गले में लचक तो गवैया और हाथ में लचक तो सारंगिया, लेकिन मुझ में दोनों का ही अभाव था। आत्मचिंतन से मैंने पाया कि एक फितूर भरे दिमाग के अलावा मेरे पास कुछ न था। मैंने सोचा कि वेस्ट मैनेजमेंट करके भी तो लोग करोड़ों पैदा कर लेते हैं, फिर क्यों ना मैं भी कोशिश करूं। मैंने भी तो दिमाग में आज तक वही भरा है जो समाज ने इसमें डाला है। इसमें मेरा योगदान तो था ही नहीं। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट वाला सिद्धांत मुझ पर पूरी तरह लागू था। लोगों ने भी शायद इसीलिए मेरे कपाल को कूड़ेदान की संज्ञा दी थी। चूंकि कूड़ेदान भर चुका था, अतः अब इसे परोसने की बारी थी। यह भी गिव बैक टू द सोसाइटी करने को बेचैन था। मन बोला कि अगले पर इससे क्या बीतेगी, चिंता मत करो। इतना सेल्फ मोटिवेशन पाकर तो उंगलियों के साथ साथ सारा शरीर ही थरथराने लगा। संसाधन के रूप में अब बस कलम और कागज़ की दरकार थी। मैं जानता था कि बचपन से आज तक जो कुछ भी मैंने पढ़ा था उसमें से ज़्यादातर सिर्फ एकांत में पढ़ने योग्य था। ऐसी विषय वस्तु को सभ्य समाज में बिना पिटे परोसने के लिए कौशल और साहस दोनों जरूरी थे। मैंने अपने जैसे कुछ आत्मी जनों से चर्चा की। सोचता हूँ लेखक बन जाऊँ। उनकी भी बेलौस टिप्पणी आई, जब कूड़ेदान में कीड़ा किलबिला ही रहा है तो कलमबाजी भी कर डालो। वैसे भी आजकल खरीदने के बाद किताबें पढ़ता कौन है। तुम भी किसी अलमारी में बंद हो जाओगे। हाँ, अगर कवर सेक्सी हुआ तो कभी कभार कोई नज़र डाल सकता है। मेरी बौद्धिक क्षमता का ऐसा आकलन उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि लेखनी की धार तलवार से ज़्यादा पैनी होती है। मैं भी एक दिन दुनिया को दिखा दूंगा। इसी आवेश में अपनी समझ के मुताबिक मैंने घर के एक कोने को लेखक टाइप बना दिया। इसकी दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर टांग दिया कि उठो, जागो और लिखो। हमेशा अच्छे कामों में रुकावटें आती हैं, ऐसा मुझे ज्ञान था। पुराने दिग्गजों के शुरुआती दुर्दनों का स्मरण कर मैंने स्वयं को तसल्ली दी। अब बड़ा सवाल यह था कि मैं क्या लिखूं और किस पर लिखूं। मुझे याद आया कि दोस्त अक्सर बोलते थे, जब 2 कौड़ी की ही बात करनी है तो कहानी क्यों सुनाते हो, सीधे सीधे बक दिया करो। उनके सौजन्य के लिए मैं नत हो गया, क्योंकि मेरे भीतर छिपे कहानीकार को तो उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था। बस मैं ही खुद को पहचान नहीं पाया था। मैंने ठान लिया कि मैं भी कहानीकार ही बनूंगा। मैं भी एक दिन अपने माथे पे बल डालकर भारी भारी टिप्पणियां दूंगा। मेरे अंदर के लेखक ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। दूर की सोचने की आदत मुझे कभी नहीं रही, अतः कहानी की विषय वस्तु भी मैंने अपने आसपास ही तलाशना शुरू कर दिया। कई पात्रों से होती हुई अंत में मेरी दृष्टि दिसंबर की एक सुबह कड़कड़ाती ठंड में खुद को ठंडे पानी से बचाती, फर्श पर पोछा लगाती घर की काम वाली पर पड़ी। मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई कि खुद तो मैं दाढ़ी बनाने के लिए भी अपना ब्रश गर्म पानी में डुबाता हूँ और ये वीरांगना इतना बड़ा पोछा बार बार ठंडे पानी में डालकर निचोड़ती है। मैं तत्काल बाथरूम में आया। गीज़र से गर्म पानी लेकर मैंने उसकी पोछे वाली बाल्टी में डाल दिया। मुझे लगा कि इससे उसे सुख मिलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि गर्म पानी ने जैसे ही उसकी ठिठुरती उंगलियों को छुआ तो गर्माहट उंगलियों से होकर शायद आंखों तक पहुंच गई, क्योंकि उसकी पलकें भीग गई थीं। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपना काम करती रही। मैं उसके मौन से घबराया कि कहीं गर्म पानी ने उसकी उंगलियां तो नहीं जला दी। मैंने हड़बड़ी में अपना हाथ उसकी बाल्टी में डाल दिया। पानी को गुनगुना पाकर मेरी जान में जान आई। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। उसके होंठ पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने सफाई दी कि मैं पानी चेक कर रहा था। वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उस दिन मेरे कमरे का फर्श उसने 2 बार चमकाया। पता नहीं धर्मपत्नी को इस घटना का कैसे ज्ञान हुआ, क्योंकि अगले दिन से फर्श की सफाई गुनगुने पानी से उनकी मौजूदगी में होने लगी।
वे कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थीं। एक आध बार अपरोक्ष रूप से उन्होंने मेरे दिमागी कीड़े भी झड़ाए कि अपने काम से काम रखो और घर मुझे देखने दो। अब तक वैसे भी कई बड़े बड़े काम वाली के चक्कर में आ गए हैं। शायद फर्श की चमक उन्हें खटक गई थी। कमरे में आकर अब वे सबसे पहले इसके फर्श पर नज़र डालती। शायद इसकी चमक से उन्हें मेरी उस कर्मशीला से आत्मीयता का अंदाज मिल जाता था। परंतु जब मन साफ हो तो डरना कैसा, यही सोचकर मैं डटा रहा और गाहे बगाहे उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानकारियां लेता रहा। अब मुझे यहाँ तक जानकारी रहती थी कि कब उसके घरवाले ने उसे दारू के पैसे ना देने पर पीटा और कब उसे छत पर अपने बाल सुखाने की सज़ा मिली। उसकी दिनचर्या का समापन ज़्यादातर पिटाई से होता था, जिसे उसका घरवाला संपन्न करता था, मानो उसका जन्म पिटने के लिए ही हुआ हो। उसके सूजे ओंठ और चेहरे के निशान बीती रात की कहानी बयान कर देते थे। मेरे मन में उसके प्रति करुणा और उसके घरवाले के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यह बात अलग थी कि फर्श की बढ़ती चमक के साथ मेरी अर्धांगिनी की सजगता भी क्रमशः बढ़ती जा रही थी। एक बार कई दिनों तक वह काम पर नहीं आई। मुझे चिंता हुई। मैंने साहस कर पत्नी से कहा कि उसके घर किसी को भेज कर जरा पता तो लगाओ कि बेचारी के साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। कई दिनों से वे बहुत दुखी दिख रही थी। वे झल्ला गईं और बोली, अगर बेचारी की इतनी ही चिंता है तो खुद क्यों नहीं उसके घर जाकर तसल्ली कर लेते। अरे महारानी का मन नहीं हुआ होगा सो नहीं आई। इस जाड़े में तुम्हारा फर्श रोज चमका तो रही हूँ ना, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। फर्श की चमक उन्हें लगातार चकाचौंध कर रही थी। मैंने कामवाली से मिली जानकारी पर आधारित एक छोटी सी कहानी लिख डाली थी। यह मेरा प्रथम प्रयास था, अतः परीक्षण हेतु रचना पत्नी के सामने प्रस्तुत कर दी। उन्होंने कहानी के पन्ने हाथ में लेकर पूछा, ये क्या है? मैं बोला, कुछ नहीं, अपनी काम वाली पे बस एक कहानी लिखी है, तुम जरा इसकी नोक पलक दुरुस्त कर दो, तुमने तो साहित्य भी पढ़ा है। वे फट पड़ी, अरे कहानी क्यों, उस पर तो कविताएं लिखो, श्रृंगार रस के महाकाव्य लिखो, तुम्हें नायिका जो मिल गई है। मैं तुम्हारी नस नस पहचानती हूँ, क्या तुम्हारी सोच और क्या तुम्हारी कहानी, मुझे सब पता है। अब महारानी जी इतनी बेचारी हो गई हैं कि उनके वियोग में यहाँ बैठकर मेघदूतम लिखा जा रहा है। पता नहीं इतना बारूद कब से उनके मन में इकट्ठा था। इस ढेर में फर्श की चमक ने अचानक विस्फोट कर दिया था। मैं शांत रहा और बोला, मैं तो बस तुम्हारी राय जानना चाहता था। उन्होंने पन्ने ज़मीन पर पटके और बोली, जैसी तुम्हारी नायिका है वैसी ही तुम्हारी कहानी भी होगी। इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, देखना इससे तो कोई अपने बच्चे की पिछाड़ी भी नहीं पोंछेगी। किसी लेखक ने आज तक अपनी प्रथम रचना पर इतनी विवश टिप्पणी का सामना नहीं किया होगा। ये मेरा ही कलेजा था जो इसे सुनकर भी नहीं फटा। मैंने खामोशी से बिखरी कहानी समेटी और कमरे में आ गया। इसी वक्त मेन गेट पे घंटी बजी। जब भी वे जली भुनी बैठी होती थीं तो गेट खोलने प्रायः मुझे ही जाना पड़ता था। मैंने गेट खोला तो वह सामने दिखाई पड़ी। मैंने एक तरफ हटकर उसे रास्ता दिया। वह धीमे कदमों से अंदर आई। मैंने पूछा, क्या हो गया था, इतने दिनों तक कहाँ रही? वह बोली, कुछ नहीं बाबूजी, पसलियों में चोट लग गई थी। उसके स्वर में पीड़ा झलक रही थी। मैं तुरंत पत्नी के पास आकर बोला, सुनो, लगता है इसके घरवाले ने फिर इसे पीटा है। अंदरूनी चोटें मालूम पड़ती हैं। कमरे में ले जाकर तुम जरा इसे देख लो। ऐसा ना हो कि मामला गंभीर हो, मैं अस्पताल में दिखवा दूंगा। इसके पहले कि वे मुझे कुछ उल्टा पुल्टा सुनाती, उनकी नज़र उस पर पड़ गई। वे उठी और लपक कर उसके पास पहुंची। वह डरी हुई हिरनी सी उनकी आंखों में देखने लगी। उन्होंने पूछा, अरे बता तो, क्या हुआ क्या? यूं दीदे फाड़ कर क्या देख रही है? जवाब में उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। वे उसका हाथ थामकर अपने कमरे में ले गईं। मैं लॉबी में ही रुक गया। कुछ क्षणों बाद कमरे से उनके बड़बड़ाने की आवाज़ें आने लगीं। उनकी नज़र जैसे जैसे उसके जिस्म पर पड़े काले नीले निशानों पर पड़ती जाती, उनकी रुलाई भी बढ़ती जाती थी। उन्होंने उसे अपनी छाती से लगा लिया और रोते रोते सांत्वना देने लगी। मैं बौखलाया सा बाहर खड़ा था। अचानक वे बाहर आईं और मुझसे मुखातिब हुईं। देखा, इस फूल सी बच्ची को उस कसाई ने किस बेदर्दी से मारा है। तुम देखना, उसे कीड़े पड़ेंगे। तुम अभी पुलिस को फ़ोन करो और उसे बंद कराओ। तुम्हारी तो पुलिस में बहुत पहचान है। पुलिस का नाम सुनते ही वे कपड़े ठीक करती हुई लॉबी में आ गई और उनके पांव पकड़कर बोली, मेम साहब, उसे पुलिस में मत दो। अगर वो जेल चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कम से कम वो आस पड़ोस वालों को तो हमारी तरफ आंख नहीं उठाने देता। आप मुझे किस किस से बचाएंगी? वैसे तो दिल का बुरा नहीं है मेम साहब, जब उसकी दिहाड़ी छूट जाती है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है बस। श्रीमती जी के चेहरे से जाहिर था
कि वे उसकी पैरवी से संतुष्ट नहीं थीं। वे मुझसे बोली, तुम तुरंत गाड़ी निकालो और इसे चोट ज़्यादा है, तुरंत अस्पताल ले जाना है। उस माटी मिले को तो मैं वापस आकर देखूंगी। मैं अवाक खड़ा उनके रौद्र रूप के साथ उनकी आंखों में लहराते ममता के सागर को भी देख रहा था। मेरे सामने नारी के दो पृथक रूप साक्षात थे। मैं दोनों के सामने नग्न था। वैसे उस माटी मिले पर मुझे अब दया आ रही थी, क्योंकि देर सवेर उनका रौद्र रूप उसी के हिस्से में आने वाला था। वे बोली, तुमने आज तक ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मुझे नहीं तो साहब को ही बता देती, वो तो तुम्हारे पिता समान है। आखिरी शब्द मुझे सुनाकर कहे गए थे। उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे थे। मैं बोला, इसने मुझे बताया था तभी तो मैंने इस पर कहानी लिखी थी, लेकिन तुमने तो उसे पढ़ा तक नहीं और वो पिछाड़ी पूछने वाली बात कह दी। ऐसे माहौल में भी अपना कथन याद करके वे फिक से हंस दी और बोली, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। चलो अब मैं कहती हूँ कि तुम कहानियाँ लिखो और ऐसी लिखो कि बच्चा बच्चा इन्हें पढ़े। उनका कथन क्या था, मेरे लिए तो साक्षात सरस्वती का वरदान था। मुझे तो ऐसा लगा मानो छपने के पहले ही मेरी पुस्तक का पूरा संस्करण बिक गया हो। वे उसे अपना शाल उड़ाए, अपने कंधे से लगाए, मेरी गाड़ी में बैठी थीं। गाड़ी चलाते हुए मैं सोच रहा था कि देखा जाए तो हम दोनों ने ही उसका भला सोचा था, लेकिन इसके समाधान के लिए मैं जहाँ लेखनी तक ही सिमटा रहा, वहीं वे इसके संधान हेतु शक्ति रूपेण बन गई। अभी आप श्री सतीश कुमार शुक्ल से उनकी कहानी सुन रहे थे, कलमबाज। आज की साहित्यिकी में बस इतना ही।